हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू झटपट स्टडी। कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग लाइट चैप्टर कर रहे थे और आज उस सीरीज़ का मे बी लास्ट वीडियो होने वाला है कि मैं कोशिश करूंगा कि आज ही के आज जितना भी बाकी चीज़ है वो सारे की सारी चीज़ आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं साइन कन्वेंशन से, साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस। ठीक है, साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस से शुरुआत करेंगे आज। तो जैसे कि आपको मैथ में सिखाया ही गया होगा ग्राफ के बारे में, तो ग्राफ में क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होती है, दूसरी वाई एक्सिस होती है। तो एक्स एक्सिस में एक साइड पॉजिटिव लिया जाता है, दूसरी साइड नेगेटिव। उसी तरीके से वाई एक्सिस में एक साइड पॉजिटिव, दूसरी साइड नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, जो ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है वो पॉजिटिव लाइन और जो रेड कलर की है वो नेगेटिव लाइन हम लोग ले रहे हैं। इसका यूज़ कहाँ होता है, तो इसका यूज़ हम लोग पावर, लेंस का पावर ज्ञात करने में, मैग्नीफिकेशन फार्मूला जो होता है, मैग्नीफिकेशन फार्मूला, उन सारी फार्मूला में इन सारी चीज़ों का यूज़ होगा। इस साइन कन्वेंशन का यूज़ किया जाएगा कि पता तो चले किसको हम लोग प्लस में लेना है। अगर कोई भी कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं तो किस चीज़ को प्लस लेना है, किस चीज़ को नेगेटिव में लेना है, ये सारी चीज़ें हम लोग को इसी एक जो पेज में आपको दिख रही है, इसी साइन कन्वेंशन फार्मूला पर आधारित है सारी की सारी चीज़ें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ग्राफ में एक पॉइंट ओ होता है, उसी तरीके से लेंस में भी एक पॉइंट होता है ओ, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ओ यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। तो इसके जो है, इसके इस साइड में हम लोग जैसे कि ग्राफ में होता है पॉजिटिव लेते हैं, इस साइड में नेगेटिव लेते हैं। मतलब कि अगर मैं सीधी भाषा में समझाना चाहूँ, ये लेंस है और लेंस के अगर बाएं साइड में, ठीक है, बाएं साइड में कुछ है तो उस जगह की दूरी, जैसे कि यहाँ पर एक ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट की दूरी ऑप्टिकल सेंटर से जो हम लोग मेज़र करेंगे, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की दूरी हम लोग जो ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र कर रहे हैं उसको हम लोग नेगेटिव में मेज़र करेंगे। ठीक है, नेगेटिव में मेज़र करेंगे। मान लीजिए इसका अगर 2 मीटर की दूरी है तो इसको हम लोग -2 मीटर कहेंगे। ठीक है, -2 मीटर कहेंगे। उसी तरीके से अगर यहाँ पर इमेज बन रही है, अगर इस जगह पर इमेज बन रही है तो ऑप्टिकल सेंटर से जो दूरी हम लोग मेज़र करेंगे, मान लीजिए 2 मीटर पर मतलब 2 मीटर पर इमेज बना, तो इसको हम लोग पॉजिटिव में लेंगे 2 मीटर, +2 मीटर हम लोग लेंगे। ठीक है, उसी तरीके से इस लेंस में भी अगर देखा जाए, यहाँ भी ऑप्टिकल सेंटर वो है, तो इसके जो है इस साइड में हम लोग पॉजिटिव लेंगे। कोई भी डिस्टेंस अगर हम लोग नापने वाले हैं तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और इस साइड जो रेड कलर से आपको दिख रही है तो इससे हम लोग नेगेटिव में लेंगे। ठीक है, उसी तरीके से हाइट के बात करें, अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है ग्रीन कलर का, तो इसका हम लोग जो हाइट मेज़र करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट के कोई भी हाइट हम लोग को मेज़र करना है तो उसको हम लोग पॉजिटिव में लेंगे। मतलब पॉजिटिव, मान लीजिए इसका हाइट है 5 मीटर का, 5 मीटर की ऑब्जेक्ट है, तो इसका हम लोग हाइट पॉजिटिव में 5 मीटर लेंगे। कब, जब ये जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो आपको लाइन दिख रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में हो। ठीक है, ऊपर में, जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया ये है ऊपर में। ठीक है, अगर ऊपर में हुई तभी हम लोग उसको पॉजिटिव लेंगे, और अगर नीचे में हुई, ठीक है, नीचे में हुआ, मान लीजिए यहाँ पर इमेज बना किसी ऑब्जेक्ट का, तो ये जो इमेज है, इस इमेज की हाइट जो है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस का हम लोग मेज़र कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के जो हाइट हम लोग ले रहे हैं तो इसको हम लोग नेगेटिव में लेंगे। ठीक है, इस साइड भी हम लोग वही करेंगे, इस वाले लेंस में भी वही होगा। नीचे वाले जो मतलब हाइट है, नीचे जो चीज़ है प्रिंसिपल एक्सिस के, उसकी हाइट हम लोग नेगेटिव में लेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये पॉजिटिव नेगेटिव का खेल आपको समझ में आ गया होगा। एकदम ग्राफ का जैसा ही है, ग्राफ में जो ऊपर में अगर कुछ हुआ तो वो पॉजिटिव हुआ, नीचे में हुआ तो नेगेटिव, और जो दाएं साइड में है उसको भी पॉजिटिव, बाएं साइड वाले को नेगेटिव। ठीक है, एकदम सेम टू सेम है। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स की बात करते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जैसे कि हम लोग कुछ भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसको डिनोट करना पड़ता है, जैसे कि फोर्स को एफ से, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, उसी तरह प्रेशर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए कि हम लोगों को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट करना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी, लेंस से ऑब्जेक्ट की कितनी दूरी हुआ, ऑप्टिकल सेंटर्स ऑफ लेंस से ऑब्जेक्ट की जो दूरी हुई उसको ही हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे, और उसको हम लोग
स्मॉल यू, ठीक है, स्मॉल यू, ये जो देख रहे हैं स्मॉल यू से हम लोग डिनोट करेंगे। उसी तरीके से अगर इमेज डिस्टेंस की बात हुई, इमेज डिस्टेंस क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस से जो इमेज की दूरी है उसी को हम लोग इमेज डिस्टेंस कह रहे हैं। इसको स्मॉल v से रिप्रेजेंट किया जाता है। और फोकल लेंथ, जैसे कि मैंने लेंस के पार्ट्स वाले वीडियो में बतलाया था फोकल लेंथ के बारे में, इसे स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। इसे आप पिक्चर में देख लीजिए, मैं दिखला देता हूँ। यहाँ देखिए, ये ग्रीन कलर की ऑब्जेक्ट है और ये रेड कलर की इमेज बन रही है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो दूरी है इसे स्मॉल u से डिनोट किया गया है, ठीक है, स्मॉल u से डिनोट किया गया है। और ये जो इमेज की जो डिस्टेंस बनी है ये v से डिनोट किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं लेंस फार्मूला की। लेंस फार्मूला जैसे कि मिरर का फार्मूला था वैसे ही लेंस का भी फार्मूला, बस यहाँ पर इसका चेंज हुआ है, इस वाले सिंबल का चेंज हुआ, मतलब माइनस आ गया है। जब हम लोग मिरर का फार्मूला बना रहे थे तब यहाँ पर माइनस के जगह प्लस था, ठीक है। सब बाकी का सब सेम है, ठीक है। यही होता है लेंस का फार्मूला। एफ मतलब फोकल लेंथ, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी मतलब इमेज डिस्टेंस। अच्छा, यू भी में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि पहले ऑब्जेक्ट रहेगा, मतलब पहले कोई वस्तु रहेगी, उसी के बाद ना उसका इमेज बनेगा। कोई भी वस्तु पहले आएगी और उसी के बाद उसका इमेज बन रहा है, पहले ऑब्जेक्ट फिर इमेज। उसी तरीके से पहले यू उसके बाद वी, यू वी, ठीक है, पहले यू उसके बाद वी। तो पहले यू आ रहा है मतलब ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का बात हो रहा है, उसके बाद वी आ रहा है तो मतलब ये इमेज का बात हो रहा है, ठीक है। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मैग्नीफिकेशन फार्मूला की। मैग्नीफिकेशन फार्मूला क्या होता है कि इसमें हम लोग रेशियो निकालते हैं इमेज का हाइट का ऑब्जेक्ट का हाइट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। मतलब ऊपर में इमेज का हाइट जिसे h बार से डिनोट करते हैं और नीचे में ऑब्जेक्ट की हाइट जिसे हम लोग s से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो रेशियो होता है उसी को हम लोग मैग्नीफिकेशन कहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट का पहले जो हाइट था मैग्नीफिकेशन होने के बाद उसका हाइट बढ़ जाता है तो इसलिए पॉजिटिव में आ जाता है। लेकिन इसमें फंडा ये होता है कि ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, नीचे बन रहा है, उस हिसाब से इसका साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव पॉजिटिव का खेल होता है, ठीक है। जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा चीज़ें। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसका एक और फार्मूला होता है v बाई यू। v बाई यू, v क्या होता है अभी आपने देखा कि v क्या होता है। v मतलब होता है इमेज का डिस्टेंस, ठीक है। इमेज डिस्टेंस होता है v और u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऊपर में इमेज का डिस्टेंस और नीचे में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। ऊपर में इमेज डिस्टेंस, नीचे में ऑब्जेक्ट, ऊपर में इमेज, नीचे में ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से मैग्नीफिकेशन फार्मूला आ गया। अब बात करते हैं पावर ऑफ लेंस की। पावर ऑफ लेंस को p से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये होता है फोकल लेंथ का उल्टा, ठीक है, फोकल लेंथ का इन्वर्स, मतलब p इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। ये होता है फोकल लेंथ। अब बात करते हैं इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में, ठीक है, ये जो कि ज़रूरी होती है कि पहला फोकल लेंथ जो है वो हमेशा मीटर में लिया जाता है, ठीक है। ये जो फोकल लेंथ हम लोग ले रहे हैं ये फोकल लेंथ हमेशा ही हम लोग मीटर में लेंगे, ठीक है। तभी हम लोग को पावर ऑफ लेंस मिलेगा। किस में? पावर ऑफ लेंस के भी कोई यूनिट होनी चाहिए ना। लेंस की जो पावर है उसकी क्या यूनिट होगी, तो देखते हैं। उसका यूनिट होती है एसआई में डायोप्टर। एसआई में डायोप्टर, अगर एक डायोप्टर होगा इसका मतलब कि हम लोग फोकल लेंथ ले रहे हैं। ये जो फोकल लेंथ ले रहे हैं हम लोग उसको हम लोग मीटर में ले रहे हैं, ठीक है, 1 मीटर में ले रहे हैं। तो एक डायोप्टर मतलब होता है एक फोकल लेंथ की इन्वर्स को कहते हैं हम लोग एक डायोप्टर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है कि पावर ऑफ लेंस जो है कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होता है। ये कॉन्वेक्स लेंस हुआ, उसका फोकस कहाँ है? फोकस हम लोग जनरली लेते हैं ऑब्जेक्ट अगर बायां साइड में हमेशा लेते हैं, समझिए बायां साइड में जो बायां साइड है वहाँ पर ऑब्जेक्ट हमेशा रहेगा। मतलब कि रे आएगी इस साइड से, हम लोग पैरेलल ले रहे हैं जो कि फोकस से होकर गुजर जाएगी। मतलब कि बना फोकस किधर है? हम लोग का फोकस इस साइड है, लेंस के इस साइड में है हम लोग का फोकस। मतलब कि अगर हम लोग ग्राफ में देखें साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये जो ऑप्टिकल सेंटर बीच में कहीं पर मिल रही है, ऑप्टिकल सेंटर के जो दाएं साइड है उस साइड को हम लोग पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग का फोकल लेंथ
जो है वो भी पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। फोकल लेंथ हम लोग का पॉजिटिव में आएगा। अगर फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव में है, यानी कि 1/f भी पॉजिटिव में आएगा। तो पॉजिटिव में वही यहाँ पे लिखा है, पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव में आएगा। अब उसी तरीके से जो कॉन्केव लेंस के लिए जो पावर होता है वो नेगेटिव में आता है। क्यों आता है? क्योंकि ऐसे इस तरीके से रहता है कॉन्केव लेंस, ऑब्जेक्ट बाएं साइड में रहता है तो पैरेलल रे आएगी और टकरा कर इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो जाएगी, डेविएट कर जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। तो इसका फोकल लेंथ मतलब फोकस जो है इस पॉइंट पर आएगा फोकस, ठीक है। इस जगह पर इसका फोकस हुआ तो फोकल लेंथ इस हिसाब से इधर हुआ, बाएं साइड में हुआ। बाएं साइड में हुआ मतलब ग्राफ के हिसाब से बाएं साइड में हम लोग को नेगेटिव में लेना पड़ेगा डिस्टेंस। तो उस हिसाब से फोकल लेंथ हो गया हम लोग का नेगेटिव में आएगा। कुछ भी हो, अगर -1 2 3 जो भी हो वो भी माइनस में हम लोग को लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग का जो पावर ऑफ लेंस होता है कॉन्केव लेंस के लिए वो नेगेटिव में आता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर एक से ज़्यादा लेंस अगर आपस में हो, ठीक है, एक से ज़्यादा लेंस जो है आपस में हो तो क्या किया जाए? तो सिंपली उसका पावर हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। अर्थमेटिकल मीन जो मीन नहीं, अर्थमेटिकल जैसा हम लोग जोड़ते हैं P1 + P2। ये P1 है लेंस 1 का पावर, P2 है लेंस नंबर 2 का पावर। दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे, दोनों को मिला देंगे तो हम लोग को एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मिल जाएगा, ठीक है, एक पावर मिल जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का ह्यूमन आई, ठीक है। अब हम लोग ह्यूमन आई के बारे में पढ़ रहे हैं कि पहला होता है आइरिस। ह्यूमन आई का जो भाग है आइरिस, और आइरिस जो होता है उसी से मिलकर बना होता है। जो बीच में खाली जगह छूट जाता है उसी को हम लोग पिपल कहते हैं। और पिपल से ही प्रकाश की किरणें हमारे आँखों के भीतर आती हैं। अगर आप अपनी आँखों को आईना में ध्यान से देखेंगे तो आइरिस होती है जो कि रंग बिरंगी होती है, और पिपल बीच में होती है जिससे कि प्रकाश की किरणें आती है, जो कि काला रंग का शायद दिखेगा आपको, ध्यान दीजिएगा तो काला रंग का दिखेगा, ठीक है। अब होती है लेंस। लेंस जिससे कि हम लोग का मेनली काम है यहाँ पर लेंस का ही, और उसको जोड़े रखता है सिलेरी मसल, ठीक है। ये मसल उसको पकड़े रखती है, और ये मसल जो होती है वो क्या बोलता है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, मतलब दब सकती है, और खिंचाव भी उसमें हो सकता है, ताकि ये जो है लेंस जो है छोटा मतलब पतला और मोटा हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं रेटिना की। रेटिना क्या है? रेटिना वो जगह है जहाँ पर ये जो बाहर से लाइट आई वो रिफ्रैक्ट होकर इस पॉइंट पर पड़ती है, और यहाँ से ही हम लोग को ऑप्टिकल नर्व्स के द्वारा जो है हम लोगों को दिमाग के पास ये जो इमेज जो बन रहा है रेटिना पर, ये आप स्क्रीन समझ सकते हैं कि स्क्रीन पर पूरा का पूरा इमेज उभरता है बाहर के दुनिया का, जो बाहरी दुनिया है उसका इमेज हम लोग को पूरा का पूरा मिलता है इस रेटिना पर, और ऑप्टिकल नर्व्स के द्वारा हम लोग को वो इमेज हम लोग का दिमाग जो है वो इन्वर्ट करके वापस से हम लोग को सीधा करके दिखलाता है, ठीक है। ये बात हुआ। अब देखिए, अगर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट हो, ठीक है, ब्राइट लाइट यानी बहुत ही ज़्यादा चमकीला प्रकाश अगर अचानक से आ जाए आपके आंखों के सामने में, तो आइरिस जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संकुचित हो जाता है। अगर आइरिस संकुचित हो गया तो उसका मतलब क्या हुआ? जो पिपिल है, जो खाली जगह होती है जिससे कि प्रकाश अंदर आता है, वो छोटा हो जाता है। अब छोटा हो जाता है मतलब कि कम से कम लाइट भीतर जा सकती है, ठीक है, जिससे कि आपका आंखें खराब नहीं होंगी, ठीक है। ये नेचुरल होता है, अपने आप हो जाए। अब बात करते हैं डीम लाइट। डीम लाइट यानी कि लो रोशनी, ठीक है, एकदम कम रोशनी अगर हो तो आपका क्या होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी चाहिए उस समय चीज़ों को देखने के लिए। तो आइरिस जो होता है, आइरिस एक्सपैंड कर जाता है, ठीक है, आइरिस एक्सपैंड कर जाता है जिससे कि ये जो पिपिल है ये और बड़ी हो जाती है, ठीक है। ये और बड़ी अगर होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारे आँखों के भीतर प्रवेश करते हैं और हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से बाहर की चीज़ें दिखने को मिलती हैं। पूरी की पूरी तो नहीं अंधेरे में दिखने को मिलेंगी, बट काम चलाओ दिखने को मिलने लगती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि पावर ऑफ एकोमोडेशन के। लेंस के अंदर जो होता है वो पावर ऑफ एकोमोडेशन रहता है हमारे
आंखों के लेंस के अंदर, ठीक है। मसल्स जो होती है, सिलेरी मसल की बात मैं कर रहा हूँ, मसल रिलैक्स हो जाती है, यानी कि लेंस जो होता है वो थिन हो जाता है, ठीक है, लेंस पतला हो जाता है। अगर रिलैक्स कर गया तो यानी कि लेंस पर खिंचाव बढ़ गया और वो पतला हो गया। पतला हो गया इसका मतलब कि ये जो फोकल लेंथ है ये बढ़ गया, फोकल लेंथ बहुत बड़ा हो गया, फोकल लेंथ बड़ा हो गया, इसका मतलब कि हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट, फार ऑब्जेक्ट्स को भी हम लोग आसानी से देख पाते हैं, ठीक है। वस्तु जितनी दूर होगी हम लोग उसको और अच्छी तरीके से कब देखेंगे, जब हम लोग का फोकल लेंथ ज़्यादा बड़ा हो। फोकल लेंथ बड़ा होगा इसका मतलब कि हम लोगों का जो फोकस है वो बढ़ जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ गया, इसका मतलब कि हम लोग दूर के वस्तु भी देख पाते हैं। उसी तरीके से अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो लेंस जो है वो दब जाएगी और वो मोटी हो जाएगी, ठीक है। अगर मोटी होगी इसका मतलब कि फोकल लेंथ कम जाएगा, फोकल लेंथ कम गया इसका मतलब कि हम लोग को सामने वाली चीज़ जो आंखों के सामने रखी हुई है वो हम लोगों को साफ साफ नज़र आ जाएंगी, ठीक है, साफ साफ दिखेंगी। अब इसका तो कोई लिमिटेशन होना चाहिए ना, हर चीज़ की कोई लिमिटेशन होती है। तो एक नॉर्मल आई यानी कि स्वस्थ आंखें का जो मिनिमम डिस्टेंस देखने का होता है क्लियरली वो होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो अगर आप 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर अपने आंखों के सामने पर ले जाएं तो आपके आंखों पर जोर पड़ने लगता है, ठीक है, आपके आंखों पर जोर पड़ने लगता है और आपको ब्लरी इमेज दिखती है, ठीक है, ब्लरी इमेज दिखने लगती है, धुंधली धुंधली तस्वीर आपके आंखों पर आ जाती है। ये क्यों आते हैं, क्योंकि हम लोग का जो नॉर्मल आई का जो मिनिमम डिस्टेंस देखने का होता है वो 25 सेंटीमीटर ही होता है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर ही रहता है। अब बात करते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस की। मैक्सिमम डिस्टेंस इन्फिनिटी होते हैं क्योंकि हम लोग बहुत दूर दूर तक भी देख सकते हैं। तारा का आप देख ही सकते हैं, चांद को भी देख ही सकते हैं, सूर्य को भी देख ही सकते हैं, कोई डिस्टेंस तय नहीं है, आप इन्फिनिटी तक एक नॉर्मल आई देख सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि बीमारी जो होती है आंखों में वो होती है मायोपिया नियर साइटेडनेस जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सामने की चीज़ों को मरीज जो होता है वो सामने वाली चीज़ों को आसानी से देख पाता है, ठीक है, यानी कि सामने वाली चीज़ों को देखने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है, दूर वाली चीज़ों को देखने में, फार ऑब्जेक्ट्स को देखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये नियर साइटेडनेस जो लिखता है मतलब कि हिंदी में लिखता है निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में मतलब पूरा का पूरा उल्टा ही है। इसमें दृष्टि दोष किस पर होती है, दूर की ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, दूर की वस्तु को देखने में प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं इसमें क्या होता है। इसमें जो होता है इमेज जो बनती है, इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। हम लोग को अगर कोई भी तस्वीर चाहिए अपने दिमाग तक पहुंचाने के लिए तो उसे रेटिना पर बनना पड़ेगा, पर रेटिना पर तो इसमें इमेज बनता ही नहीं है, इसमें इमेज रेटिना से पहले ही बन जाता है। देखते हैं कैसे बनता है। देखिए ये आई प्रकाश की किरणें और ये जो रेटिना है, रेटिना से पहले ही बन गई, यहाँ पर रेटिना से पहले ही इमेज बन गई तो हम लोग को इमेज साफ साफ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसको मतलब क्या, रेटिना पर लाने के लिए हम लोग क्या करें, इसको थोड़ा दूर पर ले जाना पड़ेगा और इसको भी दूर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ी दूरी पर जाएगी तो ऐसे करके मिल जाएगी, रेटिना पर कभी मिलेगी। तो मतलब कि हम लोग इसको दूर ले जा रहे हैं। दूर कौन सा लेंस ले जाता है, कॉनकेव लेंस ले जाता है, ठीक है। कॉनकेव लेंस अगर हम लोग सुइटेबल पावर का, ठीक है, इसलिए तो पावर ऑफ लेंस हम लोगों ने कैलकुलेट किया और कॉम्बिनेशन ऑफ ये जो इसका लेंस का पावर अगर मैच कर गए, मतलब मैच नहीं, इस तरीके से कॉम्बाइन कर दिया जाए कि इमेज जो है वो रेटिना पर बनने लगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम लोग कॉनकेव लेंस एक मतलब सूटेबल पावर का यूज़ करते हैं। डॉक्टर हम लोग को देते हैं एक कॉनकेव लेंस इस रोग में ताकि कि हम लोग साफ साफ वस्तु को देख पाते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने लगा दिया एक कॉनकेव लेंस, अब देखिए किस तरीके से रेटिना पर बनने लगी। फिर से देखिए ये लग गया कॉनकेव लेंस और ये बन गया हम लोग का रेटिना पर इमेज, ठीक है। तो अब ये वाला चीज़ तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट रोग के ऊपर जो है हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष यानी कि फार साइटेडनेस। इसमें क्या होता है कि दूर की चीज़ें तो आप देख पाते हैं बट करीब की चीज़ें आपको देखने में दिक्कत हो जाती हैं, ठीक है। ऐसा बहुतों के साथ होता होगा,
ठीक है, हुआ भी होगा, बहुतों का चश्मा लग भी गए होंगे। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि इमेज जो बनती है वो रेटिना का परे बनती है। ठीक है, रेटिना के पीछे बनने लगती हैं। देखिए इस पॉइंट पर बन जाती हैं इमेज, तो इस पॉइंट पर बन जाती है, मतलब कि इमेज फिर से ठीक से नहीं बन रहा, हम लोग को करेक्ट करना पड़ेगा ना, हम लोग को करेक्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर के पास हम लोग जाएंगे और डॉक्टर हम लोग को देंगे कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि हम लोग को इसको सिक्योरना पड़ेगा, मतलब इस वाले रे जो है जो कि ज़्यादा डिबेट हो रहा है, उन सारे रे को सिक्योर कर एक पॉइंट पर लाना पड़ेगा, पहले ले आना पड़ेगा, ताकि रेटिना पर बने, वो बाद पर ना मिलकर पहले मिल जाए, उसको सिक्योरना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं हम लोग। ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस लग गया। अब बाहर से जो प्रकाश की किरणें आएंगी वो क्या करेंगी, कन्वर्ज होगी इस पॉइंट पर, और इस तरीके से हम लोग को रेटिना पर इमेज मिल गया, रेटिना पर इमेज मिल गया और हम लोग का प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। ठीक है, अब एक और बीमारी होती है जिसे हम लोग प्रिस्बायोपिया कहते हैं। ठीक है, प्रिस्बायोपिया ये जनरली बूढ़े लोगों में होती है, जैसे कि उम्र के साथ साथ जो होता है ना, मसल काम करना बंद कर देता है, आंखों के अंदर जो सिलेडी मसल होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड होना ठीक से नहीं कर पाती, जिसके वजह से हम लोग दूर की चीज़ें और नज़दीक की चीज़ें दोनों ही ठीक से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या किया जाता है कि हम लोग को दोनों टाइप का हम लोग को लेंस लगाना पड़ता है। ठीक है, दोनों टाइप का लेंस हम लोग को लगाना पड़ता है। तो उसमें क्या किया जाता है, जो अपर पार्ट होती है, चश्मा आप लोगों ने देखा होगा दादाजी के घर, मतलब आपके घर के दादाजी या फिर आपके हो सकते हैं पिताजी के भी चश्मा जो होता होगा वो इस टाइप का रहता है। ठीक है, ये जो पार्ट होती है इसको हम लोग कॉन्केव पार्ट कहते हैं, कॉन्केव किड, जो कि दूर के वस्तु को देखने में काम आती है। और ये जो लोअर पार्ट होता है इसे हम लोग कॉन्वेक्स वाला पार्ट कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है जो कि करीब की चीज़ें देखने में काम आती हैं। ठीक है, इस तरीके से इस वाले चश्मे से हम लोग चीज़ों को, मतलब आँख को इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब कि करीब के सामने वाली चीज़ को देखने के लिए हम लोग इस पार्ट का यूज़ करते हैं और दूर की चीज़ों को देखने के लिए ऊपर वाला भाग का यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है कि लेंस जो होता है उसको मदद मिलती है दूर और पास की चीज़ें को देखने में। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म की बात कर लेते हैं। ये है एक प्रिज्म जैसे कि आपने मैथ में भी देखा होगा, क्षेत्रमिति में प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म होता है ऐसे करके, ऐसे मान लीजिए ये ट्रायंगुलर बेस का प्रिज्म है, ये इस तरीके से होती है। ठीक है, जिसका सतह होता है बहुत सारा, जैसे कि आपने सॉल्व भी किया होगा, प्रिज्म के बहुत सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे, तो वो एक तरह का प्रिज्म है ये भी। तो हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म हम लोगों ने लिया है, इसका कुछ एंगल होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म है। ठीक है, इसको हम लोगों ने एक सफ़ेद कागज़ पर रख लिया और सफ़ेद कागज़ पर हमने रख के इसके साइड वाले चीज़ों को हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, लाइन खींच ली, इस तरीके से लाइन आ गई। ठीक है, मिल गया हम लोग को। अब देखिए, अब हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म कर रहे हैं। तो ये जो होता है ना, ये हम लोग लाइट के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, शायद आप लोगों को क्लास 11 में करने को मिले एक्सपेरिमेंट, या फिर अभी करने को मिल गया होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग देखते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। ठीक है, इसमें एंगल्स फैंगल्स निकालते हैं हम लोग, बहुत कुछ होता है। तो देखिए वही मैंने यहाँ दिखाया है, यहाँ पर 2 पिन रखे होते हैं और यहाँ पर प्रिज्म जैसे कि रखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग इस साइड से, इस वाले भाग से हम लोग देखते हैं कि ये जो 2 पिन है उसकी इमेज कहाँ बन रही है। ठीक है, ये दोनों अगर आपस में मीट कर रही हैं तो उसकी इमेज कुछ इस पॉइंट पर यहाँ पर कहीं पर मिलती हैं। तो यहाँ पर हम लोग टिक कर लेते हैं। ये जो दोनों लाइन है, ये जो दोनों पॉइंट है, ये जो दोनों पिन है, इन दोनों को मिलाकर हम लोग इंसिडेंट रे दिखला सकते हैं इस साइड। ठीक है, इंसिडेंट रे हम लोग दिखला दिए, हम लोग इस साइड दिखला दिया, ये है इंसिडेंट रे। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर हम लोगों को इमेज मिल रही है, तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट रख देंगे, 2 पिन रख देंगे और इसको भी मिला देंगे, तो ये भी मिल गया हम लोग को एक, क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे इसको कहेंगे, इमर्जेंट रे कहेंगे। और ये जो है, ये जो भीतर में जो हो रहा, इसको हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे।
ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये है इमर्जेंट रे। ठीक है, ये 3 तरीके की रे हुई। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, किस लिए है? यहाँ पर ये जो इंसिडेंट रे है टकरा रही है, तो इस पर हम लोग परपेंडिकुलर कीजिए इस सरफेस पर, और जो एंगल मिला हम लोग को वो हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरीके से इस साइड में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ, इस साइड में एंगल ऑफ इमर्जेंस हुआ। जो नॉर्मल के साथ में बन रही है एंगल, उसको हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंस कह देंगे। अब देखिए यहाँ पर मेनली फोकस क्या करेंगे, देखिए ये तो इस साइड जा रही थी बट जो है प्रिज्म से टकराकर इस साइड वापस आ गई। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो रे है, पीली कलर की जो रे है, ये कुछ ना कुछ डेविएट हुई है, तो उससे हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे कि हम लोग इसको पूरा का पूरा लंबा करके, ठीक है, इस साइड बढ़ा दिया, हम लोगों ने बढ़ा दिया, और इसको हम लोगों ने इस साइड बढ़ा दिया, तो यहाँ पर जो कट कर रही है ये जो एंगल बनाएगी यही है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन। ये इस पाथ पे जा रही थी बट वो मुड़ गई इस पाथ पर, तो ये जो एंगल बना इसी को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कह रहे हैं। ठीक है, तो यही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। अब बात करते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जैसे कि आप जानते ही हैं कि लाइट जो है वो 7 रंगों की बनी होती है, बट ये जो है क्या बोलते हैं, वो न्यूटन थे जिन्होंने ये चीज़ देखा, जो सन की जो लाइट है उसके एक बहुत ही पतला सा किरण को उन्होंने एक प्रिज्म के माध्यम से पार करवाया था। तो क्या हुआ था, उन्होंने देखा था जो लाइट जो है वो 7 रंगों में बट गई। लाइट जो थी वो 7 रंगों में बट गई, जिसे हम लोग विवग्योर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, VIVGYOR। ठीक है, विवग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, ये नाम याद कर लीजिए, इसे विवग्योर कहते हैं। ठीक है, तो यही है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी कि जो सफ़ेद किरण है उसका 7 रंगों में विभक्त हो जाना। तो न्यूटन ने सोचा कि ये 7 रंगों में ही क्यों विभक्त हो रही है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, इस प्रिज्म के सामने में भी एक और प्रिज्म रख दिया। ठीक है, एक और प्रिज्म रख दिया, तो इससे 7 कलर की रंगें निकली और वो टकरा कर वापस जो है एक ही कलर में बन गई। वो कलर क्या थी, वाइट थी। तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि लाइट को जो है 7 से ज़्यादा कलर में विभक्त नहीं किया जाता, मतलब कि लाइट, एक वाइट लाइट जो है वो 7 डिफरेंट कलर्स की बनी होती है। ठीक है, ये न्यूटन ने पाया। ठीक है, इसी को हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं थ्रू ग्लास प्रिज्म। ऐसा आपने रेनबो में भी देखा होगा, या फिर जो सीडी होती है डिफरेंट कलर की रेनबो जैसी होती है, तो वो भी डिस्पर्सन ऑफ लाइट होती है। बरसात के दिनों में भी आपको देखने को मिल जाती है ये फिनोमेना, तो इसे डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का 7 विभिन्न रंगों में बंट जाना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है रेनबो। ठीक है, रेनबो की बात करते हैं। अ रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर। मतलब कि जो बारिश के बाद आपको देखने को मिलते हैं, कभी कभी धूप खिल जाती है तब देखने को मिलता है रेनबो। ठीक है, इस तरीके से बड़ा ही अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, तो वो कैसा होता है, वो होता है डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट जैसे देखा था उसी तरीके से डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट भी होती है। तो वो कैसे होती है, उसमें हम लोग का प्रिज्म जो होता है वो रेन ड्रॉप प्रिज्म का काम करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था प्रिज्म के माध्यम से 7 रंगों में बांट दिया था हम लोगों ने कलर्स को, उसी मतलब लाइट को, उसी तरीके रेन ड्रॉप जो होती है वो सनलाइट जो है रेन ड्रॉप से होकर जब अंदर जाती हैं, सनलाइट रेन ड्रॉप के भीतर जब जाती हैं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में आ गई और इस डायरेक्शन में जाने के बाद इसका अब रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, रिफ्रैक्शन हो गया, ऊपर में रेड नीचे वायलेट। ठीक है, इस तरीके से रेनबो बन गई। ठीक है, इस तरीके से रेनबो बन गई, मतलब कि ऑलवेज जो होते हैं, जो डायरेक्शन होता है रेनबो का वो ऑपोजिट होता है सन के डायरेक्शन के। सन जिस साइड है उसके पीछे के साइड में आपको
जो है मिलेगा रेनबो। ठीक है, इस तरीके से ये हम लोगों ने देख लिया कि रेनबो कैसे बनता है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट ही वो फिनोमिनन है, बस उसमें प्रिज्म का काम क्या करता है, रेन ड्रॉप प्रिज्म का काम करती है। ठीक है, छोटे छोटे प्रिज्म का काम करती हैं। अब देखते हैं रेनबो। अ रेनबो कैन बी सीन ऑन अ सनी डे व्हेन वी लुक एट द स्काई थ्रू अ वाटरफॉल और थ्रू अ वाटर फाउंटेन और सन बिहाइंड अस। ठीक है, सन अगर आपके पीछे में हो तो आप जो वाटरफॉल में अगर कहीं गए होंगे तो झरनों के आसपास भी रेनबो को आप देख पाते हैं। अब कुछ फिनोमिनन होता है जो नेचुरल में होती हैं, जैसे कि आसमान का रंग ब्लू क्यों होता है। ठीक है, वाई स्काई लुक्स ब्लू ऑलवेज। देखिए ब्लू इसलिए होता है क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाते हैं। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जो है वो 7 कलर्स की बनी होती हैं। देखिए ये पृथ्वी है, ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर आप हो। ठीक है, लाइट जो आ रही है, प्रकाश की किरणें जो आ रही है सूरज से, तो इसमें क्या होता है कि वातावरण में बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल्स होती हैं। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होती हैं, धूल का कण होता है, जिससे कि लाइट जो है स्कैटरिंग होने लगती है। स्कैटरिंग मतलब कि जो 7 रंगे हैं, विभिन्न रंगों के विभिन्न तरीके के वेवलेंथ है। ठीक है, वेवलेंथ है मतलब तरंग दैर्घ्य अलग अलग तरीके का है। तो कुछ लाइट जो है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। कुछ लाइट जो है सीधी निकल जाती हैं, ज़्यादा दूर तक चली जाती हैं। तो ब्लू लाइट जो है आसमान में, वातावरण में हम लोग का ब्लू लाइट जो है, ब्लू कलर का जो इंडिगो कलर की लाइट होती है, तो वो जो होती है वो ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा बिखर जाती है। ठीक है, ज़्यादा बिखर जाती है। ये जो ज़्यादा बिखर गई, तो जो ज़्यादा बिखरेगी वही ना हमारी आंखों को नज़र आएगी। ठीक है, जो ज़्यादा बिखर गई वही हम लोग का आंखों को नज़र आ रही है। तो इसलिए हम लोग का दिन के समय आसमान का कलर ब्लू दिखता है। ठीक है, ब्लू दिखता है यानी कि नीला दिखने लगता है। अब बात करते हैं कि सनसेट और सनराइज़ में क्या होता है। देखिए ये हम लोग का पृथ्वी, ये सनसेट या सनराइज का समय है, यह है हम लोग का वातावरण, यहाँ पर हो आप। अब क्या हो रहा है, लाइट जो आ रही है, लाइट जो आ रही है यहाँ अभी भी स्कैटरिंग हो रहा है। ठीक है, पर स्कैटरिंग जो हो रहा है तो ब्लू कलर तो बिखर के चली गई, बट हम लोग तो हैं इतना दूर में। ठीक है, हम लोग का डिस्टेंस देखिए, ये जो डिस्टेंस है ये कितना ज़्यादा है। ठीक है, पहले से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तो ये इतना ज़्यादा डिस्टेंस तक ये जो स्कैटर्ड हुआ है वो फॉलो नहीं कर पाता। ठीक है, वो स्कैटर्ड हो जाता है, वो बिखरती हुई चली जाती है और उसका मतलब इफ़ेक्ट कम होने लगता है। पर जो रेड कलर की लाइट होती है, जो लाल कलर की जो लाइट होती है, वो सबसे ज़्यादा दूर तक पहुंच सकती है। ठीक है, और वही हम लोग के आंखों तक पहुंचती है। इसलिए हम लोग को सूरज जो है वो लाल दिखता है, रेड दिखता है। जब सूरज उग रहा हो या सूरज डूब रहा हो तो हम लोग को रेड दिखती है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लो दोपहर का समय है, दोपहर है, ये आपके पृथ्वी, ये वातावरण, यहाँ पर सूरज सर पर है, तो यहाँ पर डिस्टेंस बहुत कम है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये बहुत कम है, जिसके वजह से प्रकाश जो है सीधी निकल जाते, ज़्यादा मतलब स्कैटरिंग नहीं होता है और सारी की सारी लाइटें हम तक पहुँच पाती हैं, जिससे वजह से सन जो है हम लोग को वाइट दिखता है। ठीक है, वाइट दिखता है। अब नेक्स्ट है तारों का टिमटिमाना। ठीक है, तारे जो टिमटिमाते हैं आसमान पर, यहाँ से हम लोग देखते हैं जो मिल करते रहते हैं, तारे टिमटिमाते रहते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि उसी का कारण है कि वातावरण में बहुत सारे परत होते हैं, तो जिस तरीके से लाइट आती है तारों से होकर वो रिफ्रैक्ट होती रहती है और वातावरण में चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, हिलती डुलती रहती है, जो माध्यम है वो हिलती डुलती रहती है, चेंज होती रहती है परत दर परत, इसलिए तारे जो है हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप कि आज के इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। हमारी यूज़र नेम @झटपट स्टडी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।